पहुंच गए क्लास में। हाँ 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 ठीक। अंशिका, अंशिका बेटा ये आपकी क्लास नहीं है, मेरी है। हाँ अंशिका ये आपकी क्लास नहीं है, आप गलत लिंक पे आई हैं। नहीं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट को भी हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉटल है, इस पे आपने फोर्स इस डायरेक्शन लगाया, सेम बॉटल है, इसमें आपने फोर्स इस डायरेक्शन, ठीक है। दोनों केस में मैंने क्या रखा है कि जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है दोनों को सेम रखा है, ठीक।
लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों में अलग अलग। एक बार मैंने क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया और एक बार आपने क्या किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया। अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो ये जो बॉटल है लीनियरली मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा और नीचे फॉल हो जाएगा, ठीक। तो पहले वाले केस में तो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, एक। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट कोर्स स्टार्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिसाइड होता है कि जो पार्टिकल है वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या सिंपल रोटेशन करेगा। इसका मेन एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा सिर्फ दो चीजों में काम चल जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए लिखिए जल्दी। तो जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ें, यहाँ पे हम लोग ब्रॉडली इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स और एक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, स्प्रिंग फोर्स। ये सभी क्या है आपकी एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अगर हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और थर्ड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है और आपका रिपल्सिव इन नेचर। अगर मैंने कहा कि दो प्लस चार्ज हैं तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर प्लस और माइनस इसका मतलब अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें, नॉर्थ और नॉर्थ को पास में रखेंगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ को पास में रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में मॉडर्न फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स, अभी हम लोग इस सब के बारे में डिटेल स्टडी है एनएलएम में, एक एक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया।
देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है तो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा, अनलेस अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक हम लोग किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। धीरे धीरे है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ऋतिक लिखते जाइए, ये मत सोचिए आता है तो सिंपल सा है, आता है तो आपने तो पेन और तेज चलना चाहिए कि दूसरों को लिखना है आपको उससे पहले लिख लेना चाहिए। नोट कर लिया? अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग जैसे कि आपने कहा कि लॉ ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो मैंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे हमेशा कोशिश करेगी कि वो रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगर मैं बस में खड़ा हूँ, ठीक है, और बस अभी रेस्ट के पोजीशन पे है तो मेरे जो पाँव है वो तो बस के कांटेक्ट में है, ठीक। और जैसे ही बस आपकी एक्सेलरेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पैर तो कांटेक्ट में, और जब पैर कांटेक्ट में है तो मेरा जो लोअर हाफ है वो तो कांटेक्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपर हाफ तो कांटेक्ट में नहीं है। तो अपर हाफ क्या कोशिश करता है कि मैं रेस्ट पे रहूं। इससे जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपकी बॉडी कहाँ फॉल करती है? पीछे की तरफ, ठीक है। ये इसका एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। लिखते हैं फटाफट एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, मान लीजिए बस आपकी रनिंग पोजीशन पे है। अगर बस रनिंग पोजीशन पे तो लोअर हाफ मेरा कांटेक्ट में है, ठीक। और जैसे मैंने बस पे क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करूंगा तो जो मेरा लोअर हाफ है तो कांटेक्ट नहीं, रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन अपर हाफ अभी भी मोशन में। इसे जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस चल रही है, ब्रेक अप्लाई किया तो आप हमेशा आगे की तरफ गिरते, रेस्ट पोजीशन पे बस एक्सेलरेट करते तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। लोअर हाफ तो मेरा कांटेक्ट में है तो वो तो आपका आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन अपर हाफ कांटेक्ट में है तो पीछे रहने की कोशिश करता है, इसमें पीछे की तरफ फॉल कर जाता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जैसे कि मान लीजिए कि मैं हाईवे पे कार चला रहा हूँ और मेरी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और मैंने शार्प टर्न लिया लेफ्ट डायरेक्शन, आपकी बॉडी कहाँ पे फॉल करती है? राइट डायरेक्शन, क्योंकि मैं तो स्ट्रेट मूव करने की कोशिश कर रहा था और मैंने क्या किया? कार का डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक। तो लोअर हाफ तो कॉन्टेक्ट में है, वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन अपर हाफ कोशिश करता है कि मैं तो सेम डायरेक्शन में रहूँ। तो सेम डायरेक्शन में रहने के लिए बॉडी ऐसे मुड़ने की कोशिश करिए तो अपर हाफ क्या होता है? राइट डायरेक्शन में फॉल करता है। ये लास्ट वाला पूछा गया था एग्जाम में।
और इसी का एग्जांपल है कि अगर हम लोग दो स्टोन को जब रब करते हैं, ठीक है, तो जो चिंगारी निकलती है वो स्ट्रेट निकलती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चिंगारी निकलती है। नोट कर लिया। अब हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m into v। ठीक है, तो केस वन आपने क्या लिया कि मास क्या है आपका, कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, m dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, केस टू, अगर आपका मास वेरिएबल है, अगर मास वेरिएबल है तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं v dm अपॉन dt। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन इसी कॉन्सेप्ट पे यूज किया जाता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तीन ऑप्शन दिए गए थे और पूछा था कि न्यूटन सेकंड लॉ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड ऑप्शन दिया था अपॉन dt, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया था फोर्स इज इक्वल टू dt अपॉन dt, और फोर्थ ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि तो इसी के दोनों केसेस हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लिख लीजिए। नोट कर लीजिए। अब हम लोग पहले बात करते हैं नॉर्मल की। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक एम ब्लॉक है जिसको आपने ग्राउंड पे रखा। ठीक, तो नॉर्मल क्या होता है कि हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये भी है, ये भी है। ठीक, तो नॉर्मल तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसा होता है ताकि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करे। ठीक है, direction of normal is always perpendicular to the contact surface and always tries to compress the body। ठीक है, इससे नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। जो ग्राउंड है इस पे नॉर्मल कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पे नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा है तो ये बॉडी कंप्रेस होगी कि एलोंगेट होगी, एलोंगेट होगी। ठीक है, मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसको ऊपर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज ऑलवेज perpendicular to the contact surface and always tries to compress the body।
मैंने कहा ये मास रखा हुआ है, तो इसमें जो नॉर्मल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर है। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आइए टेंशन। मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये M1 मास, ये M2 मास, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया H2, यहाँ पे फोर्स लगाया H1। तो जो स्ट्रिंग है ये आपने कैसे स्ट्रिंग ली हुई है, स्ट्रिंग कैसी है आपकी, इनएक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ठीक है, अगर स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है तो जो टेंशन होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेंशन इज सेम at each and every point on string। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेकंड पॉइंट, तो लिखने की स्पीड आप लोग बढ़ाइए, धीरे धीरे मेरी भी स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। नवंबर मिड आ गया, 1.5 और वहां पे 2.5, लगभग 4 महीने। 4 महीने में पूरा 11th बचा हुआ है और 12th पूरी बची है, इसलिए स्पीड धीरे धीरे बढ़ाओ। दिसंबर में स्पीड मेरी लगभग 3 गुनी या 4 गुनी होगी। आपको प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, और एक पहली क्लास से स्टार्ट कर देता ना तो काफी लोग बेहोश हो जाते। देखिए टेंशन always act along the string, tension always act along the string and its direction and its direction is such that is such that to reduce its length। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी और इस हिसाब से लगेगी ताकि इसके लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करे। आगे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको टेंशन का डायरेक्शन बनाना है तो टेंशन है, ठीक है, तभी तो लेंथ रिड्यूस होने की कोशिश करेगी। क्लियर है, ठीक, नोट कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, it is representation of it is representation of all forces, it is representation of all forces applicable to a body, applicable to a body for analysis purpose, applicable to a body for analysis purpose। जैसे कि मान लीजिए एक ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक, जहां पे मैंने फोर्स एफ अप्लाई, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। अगर एफबीडी ड्रॉ करना है तो हर एक ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है।
अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूं तो ए ब्लॉक पे तो पहले ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है। ये इसके कांटेक्ट में है तो ये भी इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, कांटेक्ट सरफेस नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। हम लोग बी की बात करें, बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है और एक कांटेक्ट लगाएगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी, सॉरी ए, और सी की वजह से क्या एम जी, सी की वजह से क्या लगेगा एम जी लगेगा, एम जी तो इस पे लग रहा है, नॉर्मल लगेगा नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ए ने इस पे नॉर्मल 5 न्यूटन का लगाया तो बी भी इस पे नॉर्मल 5 न्यूटन का लगाएगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। अगर मैं बॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉल भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एन ए बी और एन बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर मेरे को सी का एफबीडी बनाना है तो सी के एफबीडी में क्या क्या होगा, एक तो इस पे एम डी लगेगा एम सी इंटू जी, और क्या लगेगा नॉर्मल ऑन सी ड्यू टू, हर एक का एफबीडी हो गया। एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस पूरा भी चलेगा फिजिक्स। अच्छा हाँ, इस पे एक नॉर्मल जो ग्राउंड लगा, सी पे कौन, सी पे तो बी लगाएगा, ग्राउंड की कहाँ टच में, क्लियर है ना। पहले देखिए कौन कौन से कॉन्टेक्ट सरफेस। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, मैंने मान लिया कि एक ब्लॉक है ए ब्लॉक, इस पे मैंने फोर्स एफ लगा, ठीक है। अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करूं ये तो सिंपल सा है। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाना होगा और एक बॉल इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कहूँ, इसका एफबीडी में क्या क्या है, बॉल लगाएगा क्या इसके ऊपर नॉर्मल, इस केस में नहीं लगाएगा। सिंपल क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में क्या मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैं इसके बॉल के अगेंस्ट लीन होके खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मेरे ऊपर फोर्स लगाया। सेकंड केस में क्या मैं इसको सिर्फ टच कर रहा हूँ, मैं इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इस पे टच में, ठीक है। तो इस केस में मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगा तो ये भी मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, सेकंड केस यही है। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी इज जीरो। अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो है इसका मतलब कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही है ना कि अगर नेट फोर्स जीरो है, भाई हम उस पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉब्लम इज ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ। Find tension in the string. Find tension in the string. टेंशन की वैल्यू निकालिए स्ट्रिंग में क्या होगा। जितने स्ट्रिंग होंगे उतनी टेंशन होगी। सिंगल स्ट्रिंग से सेम टेंशन होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होगा कि स्ट्रिंग का मास दिया होगा। अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। देखिए इधर टेंशन आपने T1 मान ली, ये टेंशन आपने T2 मान ली। अगर मैं एलबीडी ड्रॉ करूं तो इधर कितना फोर्स लगेगा 5। अब ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 होगा, तो इसका एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा T1 cos 37 और इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा T1 sin 37। अगर ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस आपके 0 होने चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस क्या होनी चाहिए, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए राइट डायरेक्शन में फोर्स क्या है T2 और लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है आपका T1 sin 37। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो T1 cos 37 शुड बी इक्वल टू 50। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 4/5, माने कि 250 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको, नोट कर लिया।
Find T1, T2 and T3. Find T1, T2 and T3. वैसे ये फिगर ऐसे नहीं होगा, लॉजिकली सोचिए, ज्यादा टाइट होना चाहिए। 11th कंप्लीट करते ही मैं मॉडर्न फिजिक्स करवाऊंगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका थोड़ा इजी भी है और उसमें क्वेश्चन आपके बहुत पूछते हैं। वो आखिरी में करेंगे तो उसमें टाइम कम होगा, तो वैसे निकल जाएगा। हर एक इंस्टीट्यूट में यही होता है, वो आखिरी में पढ़ाए जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और वो पता चलता है 2 दिन में खत्म कर दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 1 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। और वो बहुत ईजी चैप्टर होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं है, अभी तक कोई सिलेबस अपग्रेड किया नहीं है। जल्दी से कंपनी निकालिए और उसको एलबीडी बनाएंगे, हो जाएगा। आप लोग कम से कम 2-3 पेन यूज कीजिए एलबीडी में, आसानी होगी। वैसे एक ही कलर से एलबीडी बना दिए तो पता ही नहीं चलेगा कि किसका फोर्स कौन सा है। अलग अलग पेन यूज करेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे देखें, अगर ये 45 है तो इसका कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, T1 cos 45। इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, T1 sin 45। इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट T2 cos 45, और ये हो जाएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट T2 sin 45। नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1, ठीक है। ये अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होंगे। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होंगे तो cos 45 cos 45 कैंसिल हो जाएगा और T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, T2, ठीक है। इसको T मान लीजिए, ठीक। तो ऊपर की तरफ हम लोग फोर्सेस देखें, T1 sin 45 T2 sin 45, दैट मींस 2T sin 45। 2T sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1। तो यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा M1 की रूट 2 डिवाइडेड बाय T1 T2 की वैल्यू होगी, ठीक। अब इसमें आइए M2 वाले में, अगर M2 वाले में है तो टेंशन T2 इधर है तो इधर भी ये T2, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में T2 cos 45, नीचे की तरफ M2G, T3 का ये कंपोनेंट T3 cos थीटा, T3 का ये कंपोनेंट T3
साइन थीटा। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई, T3 cos theta is equal to T2 cos 45 और T2 का एक कॉम्पोनेंट इधर एक और आएगा T2 sin 45, ये भी कॉम्पोनेंट हो गए। ठीक, तो बैलेंस कौन करेगा T3 sin थीटा को, M2G प्लस T2 sin 45। T2 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए T3 आ जाएगा, पहले वाले पुट करें T3 की वैल्यू आ जाएगी। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है, M1G2 divided by 2 cos 45 1 upon root 2 divided by cos। थीटा दिया हुआ है ना कुछ, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि मेरे को थीटा के टर्म में आंसर चाहिए कि थीटा एलिमिनेट करके निकालना, वो ऑप्शन डिसाइड करेगा। नोट कर लिया। एक बॉल है जो कि आपने बॉल के अगेंस्ट रखा हुआ, तो आपसे पूछा गया फाइंड द नॉर्मल exerted by corner of ball on the ball, बॉल के ऊपर नॉर्मल कितना एक्सर्ट करेगा, इसे ट्राई कीजिए।
सब दिया हुआ मुझे दिया हुआ राइट। डायमीटर और बने तो बने ऐसे गलत देखिए यहाँ भी जो वॉल कॉर्नर लगाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से। तो यहाँ से आपने एक नॉर्मल लगाया तो ये सेंटर से पास होगा, तो मान लीजिए N1 यहाँ से जो नॉर्मल लगा रहा है ये N2, ठीक है। अब इसको आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, सर्कल की प्रॉपर्टी है। सेंटर से अगर मैं कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अब ये एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 3, तो cos थीटा 3/5, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 53, है ना। cos थीटा 3/5, ठीक, ये 53 हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब नॉर्मल के कंपोनेंट देखिए, अगर मैं नॉर्मल के कंपोनेंट देखूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट कितना हो जाएगा N1 sin थीटा, और एक हो जाएगा N2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा तो N1 cos थीटा, और ये हो जाएगा N2 cos थीटा। तो ये तो बैलेंस कंडीशन पे है, बैलेंस कंडीशन पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, N1 = N2, इसको आपने N मान लिया, ठीक है। अब इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg, इसका मतलब N1 sin थीटा प्लस N2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो ये कितना हो जाएगा 2n sin 53 शुड बी इक्वल टू mg 50। तो ये कितना हो जाएगा n sin 53, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4/5, तो 4/5 250 डिवाइडेड बाई 4 into 2, ये कितना आ जाएगा 125/4 में।
आगे समझे, नोट कीजिए। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नोट कर लिए, जल्दी नोट कीजिए। चलो आप लोगों का टेस्ट होगा 3 to 6। हो सकता है उसके बाद दिवाली की छुट्टी हो, इसलिए सेफ साइड। क्लास तो चलेंगे नॉर्मल जैसे चल रहे हैं, कोई नहीं, 3 बजे खत्म हो जाएगा, 2:30 बजे खत्म हो जाएगा। आखिरी क्लास को कैंसिल कर दें, ठीक है। आखिरी क्लास किसकी है? बायो की है, तो बायो वाले सर को कह दूंगा फिजिक्स के लिए देंगे, ठीक है। चलिए। जहां तक पढ़ा दूंगा आज। हम्म। हाँ? आज कह दिए। चलिए जल्दी कीजिए। ये 2 वॉल के बीच में रखा हुआ था।
हिंट दे रहा हूँ, दोनों वॉल को अलग अलग बनाइए। पहले इस वाले वॉल को देखिए, इसका एलबीडी अलग बनाइए, उसके बाद सेकंड वॉल को लीजिए, फिर उसका एलबीडी अलग बनाइए, फिर फाइनल एलबीडी दोनों को कंबाइन करिए, तभी पता चलेगा। एक ही में अगर खिचड़ी पकाएंगे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। दोनों वॉल को अलग अलग करके बनाइए, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। देखिए, मैंने सबसे पहले एक वॉल को लिया, ये कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे जब मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलरली ऐसी साइड सेंटर की, इसको आपने n1 माना, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा 60। तो n1 के कॉम्पोनेंट्स निकालिए, इस डायरेक्शन में n1 का कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा n1 sin 60, और इस
सेकंड डायग्राम आ गई। यस 45 डिग्री। तो जो नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा, सेंटर से पास करेगा, इसको N2 मान लीजिए, ये 45 है, तो ये वाला भी एंगल 45 होगा, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा N2 sin 45 और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा N2 cos 45, ठीक है। अब मैंने कहा था कि दोनों को कंबाइन कर दीजिए, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ठीक है, भले कि m की वैल्यू कितनी है 2। अब एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है n1 sin 60, n1 sin 60 और फिर ऊपर की तरफ है, एक डाउनवर्ड की तरफ है n2 sin 45, n2 sin 45 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ है n1 cos 60, n1 cos 60 और इस डायरेक्शन में है n2 cos 45, n2 cos 45, ठीक है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाले को इक्वल कीजिए, तो n1 cos 60 is equal to n2 cos 45। तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा n2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2, तो 2/2, तो मतलब कि √2 n2 आ गया n1 की वैल्यू, ठीक। इसको वर्टिकल वाले में देखिए, वर्टिकल वाले में फोर्सेस क्या हैं n1 sin 60, n1 sin 60 √3/2 is equal to डाउनवर्ड डायरेक्शन में n2/√2 प्लस 20। मेरे को यहाँ पे n1 की वैल्यू n2 के टर्म में पता है, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा √2 n2 √3 divided by 2 is equal to n2/√2 प्लस 20। यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी और ये n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए n1 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये 45 है, इसका एक्सटेंड कर दीजिए, ये भी 45 है, ये 90 है तो 90 में 45।
नोट कर लिया, तो जल्दी नोट कीजिए। हो गया नोट? न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा स्टेटमेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे पूछा है कि मैंने ग्राउंड पे क्या रखा हुआ है, एक एम ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एफबीडी अगर मैं देखूँ तो नीचे एम जी लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक। तो एन इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। इसने इसको ऊपर एम जी लगा, इसने इसको ऊपर नॉर्मल लगा दिया। तो क्या एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर? एन एंड एम जी आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बहुत अकॉर्डिंग है। नहीं, देखिए कंडीशन, और ये 10th आईसीएससी में लिखा हुआ है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बुक में है ये स्टेटमेंट, देखिए। और वही लेंथ में आके ये स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। लिखिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी, देयर शुड बी two separate bodies, there should be two separate bodies. Second, magnitude of forces, magnitude of forces should be same, magnitude of forces should be same but opposite in direction, but opposite in direction. Third point, nature of forces, nature of forces should be same, nature of forces should be same. अब देखिए यहाँ पे एक्शन रिएक्शन दिया, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने वॉल पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वॉल ने मेरे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मतलब कि मैं वॉल पे एक एक्शन कर रहा हूँ, तो वॉल मेरे ऊपर एक रिएक्शन कर रहा है। दो अलग अलग बॉडीज हो गई ना, एक मैं हुआ एक वॉल हुआ, ठीक। तो मैं वॉल के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वॉल मेरे ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो n इज इक्वल टू एम जी आपने लिखा था, तो नॉर्मल किसके ऊपर है? ग्राउंड ने जो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगा है, और एम जी किसके ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर ही है, जो ग्रेविटेशनल पुल है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बॉडीज है क्या? नहीं, सिंगल बॉडी है। तो पहला वाला पॉइंट ही आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। दो अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए, मैं तो एक ही बॉडी पे एलबीडी बना रहा हूं, ठीक है, दूसरी बॉडी को देख नहीं रहा, ठीक। और नेचर, अगर हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ग्रेविटेशन इन नेचर, ठीक है, मैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर हम लोग यहाँ पे mg की बात करें, तो mg क्या है? ग्रेविटेशन पुल है, ठीक। और ये नॉर्मल
नॉर्मल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. स्प्रिंग फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है. नॉर्मल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? दोनों पॉइंट्स को मेंशन कर लीजिए. एक तो कि पहला पॉइंट ही आपका इनवैलिड है. यहाँ पे हम लोग एक ही बॉडी के बारे में देख रहे हैं, दो अलग अलग बॉडीज नहीं है. नॉर्मल भी एम ब्लॉक पे लग रहा है और एमजी भी एम ब्लॉक पे ही लग रहा है. तो पहला वाला पॉइंट इनवैलिड. नॉर्मल का नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. और एमजी का नेचर क्या है? ग्रेविटेशनल पुल. दोनों का नेचर भी अलग अलग. जब तक तीनों पॉइंट आपके वैलिड नहीं होंगे तब तक एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बने. क्लियर है? अब जैसे इसी डायग्राम में मैंने कहा कि ये एम ब्लॉक है, इसको ग्राउंड पे रखा. मैंने कहा कि ग्राउंड ने इसको ऊपर नॉर्मल लगाया N1 और इसने इस पे नॉर्मल लगाया N2. ठीक है, तो दोनों का नेचर भी सेम है और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी. अब ये एक्शन रिएक्शन क्लियर कर रहा है क्योंकि ग्राउंड ने इसको ऊपर नॉर्मल लगाया N1 और इसने ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल लगाया N2. इसका ये एक्शन था ग्राउंड का और मैंने रिएक्शन किया N2. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो N1 और M2 आपके क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर. क्योंकि मूव नहीं कर. Numerical based on Newton's second law. Find acceleration and normal. सबसे पहले एफबीडी बनाइए. 2 kg का एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब 2 kg का एफबीडी बनाएंगे हम लोग.
देखिए नीचे mg लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 cos 53, cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, तो मान लीजिए 3/5 4 3 12 इधर हो जाएगा 16 न्यूटन। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये कितना हो जाएगा 50 cos 37 4/5 दैट मींस 40 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, और ग्राउंड इसको पे नॉर्मल लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं 13 प्लस 16 प्लस 20, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है नॉर्मल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 50 66 न्यूटन, नॉर्मल 66 न्यूटन आ गई। अब कितना अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने मान लिया इधर कितना फोर्स है 40 न्यूटन और इधर की तरफ फोर्स कितना है 12 न्यूटन, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन मूव करेगा, आपने मान लिया ए एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में कितना है 40 माइनस 12 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है नोट कर लिया। हो गया ना? Find normal on 3 due to 5. Normal on 3 due to 5. अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 ब्लॉक रखूंगा, ठीक है, अगर 3 ब्लॉक रखे मैं 2 kg पे फोर्स लगाऊंगा तो तीनों ब्लॉक तो एक साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि तीनों क्या बन गए एक सिस्टम बन गए क्योंकि तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक। अगर तीनों एक साथ मूव करें तो तीनों का एक्सीलरेशन तो कॉमन होगा एक, तो फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं 50, टोटल मास कितना 10 इनटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 5 kg का एफबीडी देखूं तो यहाँ पे ये एफबीडी लग रहा है N53 और ये इस पे लगा रहे हैं N35, ये हो रहा है 3 वाला इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा 5 वाला इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 को देखूं। अगर मैं 5 को देख रहा हूँ तो 5 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो कितना लग रहा है नॉर्मल ऑन 5 × 3, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट मींस 25 न्यूटन। मेरे को क्या पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब n35 इज इक्वल टू n53
20 × 25। इसका एलपीडी बनाइए ना, ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये ना तीनों के साथ ही मूव कर रहे हैं। एलपीडी का मतलब ये ऐसे तो लिखा है, मैं तो उस पार्टिकल में देखूंगा कि कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके अलावा किसी का एनालिसिस नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, ये तो पहले ही बताया था कि अगर इस पे ये नॉर्मल 5 न्यूटन का लगा रहे तो ये भी इस पे नॉर्मल 5 न्यूटन का लगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो चीज आप लोगों ने पढ़ी यही 11th वालों को 15 दिन में पढ़ा, रोज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, धीरे धीरे, इतना धीरे चलूं तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है।